एनआर रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 11th बायोलॉजी। तो 11th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज से नया क्लास नया बैच स्टार्ट होगा हमारा। और यहाँ से आपको पहले मैं आज जो बताने वाला हूँ सिलेबस के बारे में बताऊँगा कि कितना सिलेबस है इस 11th बायोलॉजी चैप्टर के अंदर में। तो अगर कहा जाए ये जो बायोलॉजी का जो बैच है हमारा बायोलॉजी, ठीक है, तो बायोलॉजी क्लास 11th का हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर में अगर कहा जाए तो चैप्टर सिलेबस अगर हम देखेंगे ना सिलेबस, ठीक है, तो इसके अंदर चैप्टर जो है ना टोटल मिला के वो 22 चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर को यूनिट में बांटा गया है। यूनिट टोटल मिला के 6 यूनिट है। कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। और इस 6 यूनिटों को अंदर में जो है ना सभी चैप्टर को रखा गया, 22 चैप्टर को अलग अलग यूनिट के अंदर में 22 चैप्टर को रखा गया। तो ये पहली बात तो आज हम सिलेबस देखने वाले हैं। और सिलेबस देखने के बाद जो है हमारा कल से स्टार्ट रहेगा, प्रारंभ रहेगा। आप धनाधन क्लास चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। पूरा यूट्यूब पे धमाल मचा देंगे, ठीक है। देखिए, तो पहले आज हम जान लेते हैं कि ये जो एग्जाम जो होता है हम लोगों का, बोर्ड एग्जाम जो होता है, कितना मार्क का एग्जाम होता है और कितना मार्क ऑब्जेक्टिव वास्तुनिष्ठ प्रश्न होता है और कितना मार्क का जो है सब्जेक्टिव हमारा होता है, लिखित एग्जाम होता है। इनके बारे में जरा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो अगर कहा जावे तो 100 मार्क का एग्जाम होता है, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, है कि नहीं। लैंग्वेज पेपर वगैरह सबका तो उसमें तो प्रैक्टिकल होता नहीं है जी, उसमें तो डायरेक्ट होता है एग्जाम, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो लेकिन हमारा जो अगर कहेंगे कि बायोलॉजी अभी देखेंगे अगर, तो बायोलॉजी का अगर 100 मार्क का एग्जाम है, ठीक है, मार्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मार्क का वितरण जो होता है हमारे एग्जाम में, उनके बारे में समझते हैं। तो 100 मार्क का अगर एग्जाम है तो इसमें अगर कहा जाए बांटा जाए अगर, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है स्कूल के अंदर में, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो कितना मार्क का होता है? 37 मार्क का होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी लिखता है बच्चा लोग, उसमें 30 मार्क का ये एग्जाम होता है। और ये सब्जेक्टिव जो होता है ऑब्जेक्टिव दोनों मिला करके टोटल 70 मार्क का, 70 मार्क, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ये दोनों अगर कहा जाए तो 70 मार्क का एग्जाम होता है। तो 70 मार्क का तो हमारा इधर लिखित जो बोर्ड पूछेगा वो हो गया, इधर प्रैक्टिकल हो गया। तो टोटल मिला के 100 हो रहा है ना जी। इसके अंदर में भी वितरण किया गया, देखिए। तो 70 मार्क में अगर देखा जावे तो कहा जावे अगर तो ऑब्जेक्टिव जो होगा इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव टोटल मिला के पूछता है क्वेश्चन 70। कितना पूछेगा? 70, जिसमें अपन लोग को जवाब कितना देना, क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो 70, लेकिन जवाब आंसर जो देना होगा हम लोगों को 35 सवाल का जवाब देना। सही 35 दे दीजिए, नंबर ले आइए भरपूर मात्रा में, ठीक है। फिर अगर कहेंगे सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव भी बहुआ 2 प्रकार का हो जाता है। सब्जेक्टिव भी हमारा 2 प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है लघुत्तरीय और एक हो जाता है दीर्घोत्तरीय, ठीक है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। लघुत्तरीय 20 मार्क का होता है। लघुत्तरीय कितना मार्क का? 20 मार्क का। और दीर्घोत्तरीय जो होता है वो होता है 15 मार्क का। तो टोटल मिला के कितना मार्क हो गया? 35 और ये वाला 35, 70 मार्क हो गया ना। अब कहिएगा 20 मार्क का ये होता है, 15 मार्क का ये होता है, तो क्वेश्चन कितना पूछेगा इसमें और इसमें? तो लघुत्तरीय में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लघुत्तरीय में अगर कहेंगे हम क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लघुत्तरीय में अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चंस का नंबर जो होता है वो होता है 20, ठीक है। और जवाब कितना देना क्वेश्चंस का? 10 ही क्वेश्चंस का अपन लोग को जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का देना जवाब? 10 क्वेश्चंस का जवाब देना। फिर इसी तरह से दीर्घोत्तरीय अगर चले जाएंगे, हम दीर्घोत्तरीय में चले जाएंगे तो क्वेश्चंस का नंबर होता है 6, ठीक है। जवाब कितना देना पड़ेगा आप लोगों को? 3। कितना देना पड़ेगा? 3 क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा। तो 3 हर क्वेश्चन होता है 5 मार्क का, तो 5 दिया 15। और ये हर क्वेश्चन होता है, जो हर क्वेश्चन जो होगा 10 गुना 2, तो कितना हो गया? 20। तो 20 और 15 कितना हो गया? 35 नहीं हो गया। और ये वाला 35 मार्क हो गया। तो 35 प्लस 35 कितना हो गया? 70 हो गया ना? नहीं हो गया। और प्रैक्टिकल मेरा 70 30 था, तो प्लस 30 इसके अंदर जोड़ दीजिए, तो 100 मार्क का टोटल मिला के एग्जाम यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम होता है 12th में
तो 12th में दो तरह का बुक, एक तो न्यू पैटर्न पे बुक बना है, ठीक है, और एक है ओल्ड पैटर्न पे बुक। तो ओल्ड पैटर्न को बंद कर दिया गया, कुछ एक दो चैप्टर घटा उठा कर करके न्यू पैटर्न के अनुसार हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं बुक को, ठीक है। तो इस अनुसार से हम ये वाला बुक पढ़ेंगे न्यू। तो बायोलॉजी की क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। बढ़िया से देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, जहाँ तक होगा हम अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो बायोलॉजी क्लास 11th का सिलेबस जो हमारा है वो टोटली मिला करके तो हम आपको बताएं दिया, और यूनिट जो बांटा गया इसको 6 यूनिट में बांटा गया, ठीक है, 6 यूनिट में बांटा गया, और 6 यूनिट में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। पहली बात तो अभी आज हम सिलेबस जानेंगे, और सिलेबस जानने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि कल हमारा अगला वीडियो जो होगा वहाँ पर से फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, 11th बायोलॉजी का। फिर इसी तरह से चलता रहेगा हमारा सिलसिला, ठीक है। और मैं सोचूंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट का आपको वीडियो जाता रहे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यूनिट 1 में जो है टोटल मिला के रखा गया 4 चैप्टर को रखा गया, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर जो रखा गया 4 चैप्टर रखा गया है, जीव जगत। तो एक बात और बता देता आपको, सिलेबस में जो है ना इसके 11th बुक एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, ये एक तो है ओल्ड बुक और एक है न्यू बुक, ठीक है, न्यू बुक। तो न्यू के अंदर में क्या किया गया है, कुछ सिलेबस को जो है ना घटा करके बोले तो उसको घटा दिया गया, और घटा करके फिर जो है उसको नया पैटर्न पे तैयार किया गया। लेकिन ओल्ड बुक में क्या हुआ था, ओल्ड एनसीईआरटी जो था साइंस का, उसके अंदर में क्या हुआ था कि चैप्टर ज्यादा मात्रा में था, ठीक है, लेकिन न्यू में क्या गया, घटा दिया गया। तो हम लोग उसी बेसिस पे पढ़ेंगे टोटल मिला के कितना चैप्टर है। तो पहला जो है यूनिट 1 में जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर में जीव जगत जो रहते हैं उस लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमें देखना है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा इस लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत जीव जगत के अंदर हम पढ़ेंगे किस जीव को किस तरह से रखा गया है, किस स्पेसीज में, ठीक है, किस जाति में रखा जाता है, किस वंश में रखा गया उनको, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और उसका जो वैज्ञानिक नाम किस तरह से पड़ा, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जीव जगत का वर्गीकरण, दूसरा चैप्टर जो हमारा होगा जीव जगत का वर्गीकरण होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जीव जगत का वर्गीकरण जो किया गया है, इस जीव जो पूरे दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर जीव जो है उनका जो वर्ग बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, उनके बारे में पढ़ेंगे हम दूसरा चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, इसमें पढ़ेंगे पूरे दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम इस तीसरे चैप्टर में, प्लांट किंगडम, ठीक है। और उसी से जुड़ा हुआ रहेगा प्राणी जगत। तो हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर ब्रह्मांड में 2 ही तरह का जाति होता है, जिसको अरस्तु ने बांटा है, उसके बारे में शुरू से पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से। और 2 तरह का जाति बोला कि एक है वनस्पति और एक है प्लांट, ठीक है। तो ये प्लांट ही को वनस्पति बोलते हैं, और एनिमल प्राणी जगत हुआ 2 तरह का। तो प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में, और प्राणी जगत पढ़ेंगे हम, जिसको कहते हैं एनिमल किंगडम। हम लोग भी एनिमल ही किंगडम में आएंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से हमारा पहला यूनिट जो होगा वो मेरा खत्म हो जाएगा, और फिर मेरा स्टार्ट होगा सेकेंड यूनिट। यूनिट बोले तो इकाई, ठीक है, इकाई 2 जो स्टार्ट होगा उसमें है 5वां चैप्टर आएगा, पुष्पी पादपों की आकारिकी। जो पादप होते हैं जिसके अंदर में पुष्प होते हैं, पुष्प खिलते हैं, उस पौधे के आकारिकी पढ़ेंगे, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर अगला हमारा पुष्पी पादपों का शरीर, जो पुष्प फूल देने वाला पादप है उसका शरीर कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। हम लोग जो प्राणी हैं, हमारा शरीर जो बना, संरचनात्मक संगठन जो हमारा हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू वगैरह सब आ जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स। फिर हमारा यूनिट 3 होगा कोशिका जीवन की इकाई। ये जो कोशिका होता है शरीर के अंदर में, अगर कहा जाए कि मानव हो या फिर कोई भी जीव हो, सबसे छोटी इकाई उनकी क्या है, तो कोशिका है, जिसको सेल कहते हैं। हमारा शरीर भी है, सबसे छोटी इकाई अगर हमारे शरीर का कोई है तो वो कोशिका है। और इस कोशिका के मिलने के बाद, कोशिका मिलता गया, एक बना दिया टिश्यू बना, ठीक है। फिर वो टिश्यू मिलता गया, अंग बना दिया, जैसे नेत्र, आंख देख लीजिए आप, है ना, नाक देख लीजिए, कान देख लीजिए, हाथ का उंगली देख लीजिए, ये सभी अंग है। जो सभी अंग मिल करके हमारा क्या हुआ, ये टिश्यू मिल करके अंग बना, जुबान वगैरह सब अंग हो गया। और यह अंग मिलता गया, एक शरीर हमारा जो यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये शरीर बन करके तैयार हो गया।
सेम उसी तरीके से घर भी तैयार होता है। जिस तरह से कहता है ना कि घर के अंदर में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो ईंट होता है। फिर ईंट को जोड़ते जाएंगे तो दीवार बन जाएगा। अब फिर दीवार को जोड़ेंगे ज़्यादा मात्रा में तो वो कमरा एक बन के तैयार हो जाएगा, और उस कमरा को फिर ऊपर छत वत डाल देंगे, हर चीज़ डाल देंगे, एक घर बन के तैयार हो जाएगा। सेम उसी प्रोसेस में हमारा शरीर भी बन करके तैयार होता है। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे इसमें, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई। फिर 9 चैप्टर में पढ़ेंगे हम जैव अणु, बायोमोलिकुल्स, ठीक है, जितने भी जीव के अणु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे हम कोशिका चक्र और कोशिका का विभाजन। कोशिका चक्र, कोशिका सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन, सेल कैसे अपने आप को बांट लेती है, ठीक है, उसका चक्र कैसे होता है, पूरा कैसे अपने आप को फिर कर लेती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे 10वां चैप्टर में। यूनिट 4 हमारा स्टार्ट होता है पौधों में परिवहन। पौधे जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसपरेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, खनिज पोषण, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, पौधे जो होते हैं वो अपने, ये सभी यूनिट जो बांटा गया है, समझिए कि इससे एक दूसरे से सबका संबंध जुड़ा हुआ रहेगा, इसमें एक दूसरे से सबका संबंध जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से यूनिट करा गया है। तो पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, खनिज पोषण, एनिमल, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, वो जो पौधे जो होंगे वो खनिज किस तरह से लेगा जमीन के नीचे से, और पोषण अपने आप को कैसे करेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं 12वां चैप्टर में। 13वां में पढ़ेंगे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्रकाश की उपस्थिति में किस तरह से वो अपने आप के अंदर भोजन बनाता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कितना 13 में। 14 में आएंगे तो पादपों में श्वसन, जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप में श्वसन कैसे लेते हैं, श्वसन कैसे छोड़ते हैं। फिर 15 में आएंगे तो पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। 15 में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट जो होते हैं अपने आप को ग्रोथ कैसे करते हैं, बढ़ाते कैसे हैं, और डेवलपमेंट कैसे करते हैं। हम लोग जिस तरह से सोचते विचारते हैं, घूमते टहलते, इस तरह से पादप नहीं टहलते हैं, लेकिन हाँ वो भी ग्रोथ करता है, वो भी बढ़ता है, ठीक है, अपने आप को वो भी एक जगह पर विकास करता है। फिर अभी हम और यूनिट जो है 3 लिखा, यूनिट 4 के बाद अब यूनिट हम 5 आपको लिखाते हैं यहाँ पे, जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर हम देखते हैं अब यूनिट 5, ठीक है, और यूनिट 6 यूनिट 5 दोनों देखेंगे। तो यूनिट 5 के अंदर में टोटल मिला के 1 2 3 4 चैप्टर रखा गया है, और यूनिट 6 में देखेंगे तो 3 चैप्टर, ठीक है। तो यूनिट 5 के अंदर पहला 16 चैप्टर जो मेरा है पाचन एवं अवशोषण, पाचन एवं अवशोषण इसको रखा गया। इसके अंदर में पाचन तंत्र से लेकर के उसके बाद अवशोषण, किस तरह से हमारा शरीर कोई भी खाना को पचाने के बाद शरीर अपने अंदर जो है रख लेता है, ठीक है, हमारा शरीर पोषाता है उस पाचन के जरिए, वो खाना के जरिए। तो इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे हम 16वां चैप्टर में, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। फिर आगे आता 17 चैप्टर, 17 में श्वसन और गैसों का विनिमय, सांस जो लेंगे हम, ब्रीथ जो करेंगे, फिर गैस जो बाहर निकलेगा अंदर आएगा, इनके बारे में पढ़ेंगे 7 चैप्टर में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, हमारे शरीर के अंदर में जो द्रव्य है वो द्रव्य एक जगह से दूसरे जगह जाता है, हेल्ला मार के यहाँ से जाएगा वहां, फिर वहां से आएगा यहाँ। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम 18वां चैप्टर में। बॉडी फ्लड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे हम 18वां चैप्टर में, ठीक है। फिर 19वां चैप्टर में देखते हैं हम उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, वो ऐसा पदार्थ कह रहा है कि जिसका हम उत्सर्जी करना होता है, जिसे हमें बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, एवं उसका निष्कासन करेंगे। तो कहता है कि एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे 19वां चैप्टर में। फिर आता है यूनिट 6 आता है, यूनिट 6 20वां चैप्टर, गमन एवं संचालन, लोकोमेशंस एंड मूवमेंट, ठीक है। फिर आता है 21वां चैप्टर, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ये आपका गमन हुआ, किस तरह से हम चलते हैं, किस तरह से दौड़ते हैं, किस तरह से घूमते हैं फिरते हैं, उन सभी चीजों के बारे में 20वां चैप्टर में पढ़ेंगे। 21वां में तंत्रिका तंत्र, हमारे सिस्टम जो है तंत्रिका तंत्र जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, उनके बारे में पढ़ेंगे, अपन लोग जानकारी लेंगे। 21वां चैप्टर में 22वां में रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, जो रासायनिक चीजें होते हैं उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम 22वां चैप्टर में, ठीक है। तो ये मेरा है सिलेबस रहा, और सिलेबस के बाद चैप्टर भी रहेगा, घनाघन क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा इस बात के लिए, और पूर्ण अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आप लोगों को। बस ये क्लास मेरा यहीं तक रहेगा आज के लिए, फिर अगले दिन हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं।